हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुकेश कटारे, अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आज हम पढ़ेंगे बैंक के बारे में। बैंक कैसे भारत में इनका विकास हुआ, बैंक क्या होते हैं, बैंक में क्या समय समय पर परिवर्तन आए, बैंक क्या काम करता है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। यानी ये प्रीलिम्स को भी कवर करेगा और ये मुख्य परीक्षा को भी कवर करेगा। दोनों की तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखो, बैंक के बारे में आप सब जानते हैं कि बैंक क्या होता है। जनरली बैंक में हम अपना पैसा जमा करते हैं और वहाँ से विड्रॉल कर लेते हैं। बैंक लोन भी बांटता है, ठीक है। अगर पैसा जमा करना और पैसे विड्रॉल करना ये काम कोई दूसरा व्यक्ति करने लगे तो क्या उसको भी हम बैंक कह देंगे? बैंक की कुछ एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होना चाहिए। जैसे पोस्ट ऑफिस में भी तो लोग अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं और वहाँ पर अपना पैसा जमा करने चले जाते हैं और पैसा जमा करते हैं, विड्रॉल भी करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस ही कहलाता है, बैंक तो नहीं हो जाता ना। तो बैंक होने के लिए कुछ इसमें टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, कोई टेक्निकल कोई डेफिनेशन होना चाहिए, राइट। तो ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ऐसा वित्तीय संस्थान जो लोगों की जमाएं स्वीकार करे, यानी डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, एक। दूसरा, विड्रॉल की सुविधा दे, यानी उनके जमा किए गए पैसे को निकालने की सुविधा दे, और साथ ही साथ में चेक बुक प्रोवाइड करे, चेक की फैसिलिटी दे। वही संस्थान बैंक कहलाता है, अदरवाइज वो बैंक नहीं होता है। चेक बुक का मतलब चेक बुक से ही नहीं होता है। आप बैंक में जाकर के जो स्लिप रहती है ना, फॉर्म भर के पैसा निकालते हैं, वो भी एक प्रकार का चेक बुक ही होता है। तो ये जो चीज़ें आती है तब उसको हम बैंक कहते हैं। भारत में बैंकिंग सेक्टर की जो शुरुआत की गई, बहुत पुराना इतिहास हमारे देश में नहीं मिलता है बैंकिंग सेक्टर का। तो उसके पीछे कारण ये है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, वो उधार लेन देन को, उस पर ब्याज वसूल को ये अच्छा नहीं मानता था। तो बैंकिंग सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो भारत में नहीं हुआ शुरुआत में। तो कहाँ से हुआ? ये जर्मनी से। विश्व में अगर बैंकिंग सेक्टर की हम बात करेंगे, सबसे पहले शुरुआत होती है जर्मनी से। बैंकिंग सेक्टर बना क्योंकि वहाँ के जो प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी है उसमें कर्ज लेना, कर्ज देना, उस पर ब्याज की वसूली करना, उसे कानूनी धार्मिक मान्यता प्राप्त है। तो इस आधार पर वो डेवलपमेंट वहाँ होता है। और भारत में इसकी शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हुई। क्यों? जो अंग्रेज यहाँ आए थे, हमारा शोषण करने आए थे। अब शोषण करके वो यहाँ से ये सब सुविधाएं चाहते थे, अपने लिए पैसा भेजना, इंश्योरेंस हो, बैंक हो। तो अंग्रेजों के समय इसकी शुरुआत होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध और दूसरी विश्व युद्ध, इस दौरान बहुत से बैंक खुले और बहुत से बंद हो गए, है ना। लेकिन भारत में बैंकिंग सेक्टर में अगर पुराना नाम हम खोजने बैठे हैं जिसमें कहीं भारत का उल्लेख मिले तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ये आप कहाँ पढ़ सकते हैं? तो ये जो इंडियन इकोनॉमिक्स पीडी का स्पेशल एडिशन आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें ये लिखा मिलता है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान ईयर 1770 ये अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा खोला गया था, लेकिन ये असफल हो गया, तो बंद कर दिया गया। अब फिर आते हैं कि भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक, यानी कि भारतीयों के द्वारा संचालित बैंक है जिसका नाम है अवध कमर्शियल बैंक। 1881 में स्टार्ट हुआ। ये भारतीय संचालित तो करते थे, लेकिन पॉइंट क्या है, इसमें पूंजी भारतीयों की नहीं थी, यानी इसमें पूरा का पूरा पैसा भारतीयों का नहीं था। तो ये बैंक आज भी काम करता है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के नाम से। फिर आता है कि तो भारतीय पूंजी से स्थापित कौन सा बैंक है? भारतीय पूंजी से स्थापित बैंक जो भारत में स्थापित किया गया वो है पंजाब नेशनल बैंक। मई 1894 को लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। मई 1894 को लाहौर, उस समय पाकिस्तान भारत में ही था, पाकिस्तान का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो ये शुरुआत हो गई भारत में बैंकिंग। थोड़ा सा बैकग्राउंड, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अनेक बैंक बंद हुए, अनेक खोले गए,
इसी समय आरबीआई भी बनेगा। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1935 को। तो आरबीआई के बारे में भी बताते हैं। पहले आज हम भारतीय स्टेट बैंक के बारे में समझ लें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट, तो भारत में हुआ क्या था, अंग्रेजों के समय 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए। अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां होती थी, एक बंगाल में हो, दूसरी बम्बई में और तीसरी कहाँ थी, मद्रास में। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों में जो उनके द्वारा बैंक स्टार्ट किया गया, उनके नाम क्या हो गए, उनको तीनों को हम कलेक्टिवली प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जानते थे। अलग अलग नाम क्या थे, तो बैंक ऑफ बंगाल 1806 में खोला गया, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में खोला गया, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में खोला गया। आगे चल करके क्या होता है इसमें, ये तीनों बैंक जो हैं आपस में मिला दिए गए और इनके स्थान पर एक नया बैंक बना। ये कब इनका आपस में विलयन किया गया, मर्ज किए गए, ईयर 1921। तब इनका नया नाम हो जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, ये रटने वाला पॉइंट है, इसको रटा जा सकता है। आगे देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो देश की आज़ादी के बाद अब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, इसका किया जाता है नेशनलाइजेशन। और कैसा नेशनलाइजेशन, पार्शियल, आंशिक, यानी इसके 100% जो शेयर थे वो भारत सरकार ने नहीं लिए। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि कोई निजी वस्तु है, कंपनी है, संपत्ति है, अब वो उसका स्वामी मालिक कौन बन जाएगा, राष्ट्र बन जाएगा, यानी सरकार बन जाएगी। अब वो एक प्रकार से सरकारी हो जाएगा। ये मतलब होता है नेशनलाइजेशन का। तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पार्शियल नेशनलाइजेशन किया गया। नामकरण इसका भारतीय स्टेट बैंक, इसका नाम रख दिया जाता है। अब कुछ समय बाद ही इसके साथ में अन्य जो बैंक थे उनका भी पार्शियल नेशनलाइजेशन किया गया और उन्हें एसबीआई के साथ में अटैच कर दिया जाता है। वो कौन कौन से बैंक थे अब उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी एक बार नाम दोहराने में हमें कोई नुकसान नहीं होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, सौराष्ट्र, इंदौर, त्रावणकोर, हैदराबाद, पटियाला, मैसूर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर ये 2 अलग अलग बैंक थे, दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये काम हो गया। फिर एसबीआई में क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो था ये जा कर के मिल गया 2008 में। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था, वो भी जा कर के एसबीआई में मिल जाता है। फिर 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितने ये बचे हुए उसके सहयोगी बैंक थे, वो सारे के सारे बैंक इसमें मिला दिए गए। और इनके साथ एक और बैंक मिलाया गया था, भारतीय महिला बैंक। तो भारतीय महिला बैंक मिला करके अब स्थिति भारतीय स्टेट बैंक की क्या बन गई कि भारतीय स्टेट बैंक विश्व का सबसे जो बड़े 50 बैंक आते हैं ग्लोबल लेवल पर, उसमें इसका नाम आ जाता है। अध्यक्ष कौन है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपको कर लेना चाहिए, अपने लेवल पे एक बार चेक कर लेना। रजनीश कुमार के स्थान पर कोई नया आया हो तो उसको ऐड ऑन कर लेना। प्रश्न आएगा, कभी पूछने लायक आया कि आखिर भारतीय स्टेट बैंक को आपस में इन बैंकों का विलय क्यों किया गया, विलय की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि ये सब बैंक मर्ज कर देते हैं। इसका भी आंसर होना चाहिए ना। देखो, 1947 में देश को आज़ादी मिली और अब हम 21वीं सदी में आ गए, 70 दशक हो गए। उस समय की हमारी अर्थव्यवस्था का जो साइज था वो छोटा था, अब हम अपने साइज को बढ़ाते जा रहे हैं। अब हमारा देश विकसित देश की ओर जाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, विकासशील। छोटे छोटे बैंकों से हम इस गोल को प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बड़े बैंक की आवश्यकता है, वैश्विक स्तर पर कोई बैंक हो, इसलिए इन बैंकों को आपस में मर्ज किया जा रहा है।
और यही कारण है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनको भी आपस में, आपने देखा होगा ना, उनको भी आपस में मिलाया जा रहा है, राइट। तो ये स्थिति जो है इसलिए बनती है। तो देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए, वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता बनाए रखने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए ये बैंकों का आपस में विलय किया गया। तो भारतीय स्टेट बैंक तो इतना हो जाता है। अगला हम पढ़ते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, ये क्या होता है। तो नेशनलाइज्ड बैंक, भारत में बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को किया गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी होंगी, इंदिरा गांधी के समय ही किया गया था। इंदिरा गांधी की भी अलग कहानी है कि जब इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो उनको प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया गया था, उन्हें उस समय गूंगी गुड़िया के नाम से जानते थे। दावेदारी किसकी थी? मोरारजी देसाई की थी। लेकिन मोरारजी देसाई बहुत डोमिनेंट पर्सन थे, तो कांग्रेस ये पसंद नहीं करती थी। कांग्रेस के अंदर जो लोग थे, सिंडिकेट बैठता था के कामराज और ये लोग, कि ऐसा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाए जो हमारे नियंत्रण से ही बाहर हो जाए। तो इंदिरा जी को उन्होंने इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। इंदिरा जी जब प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं तो ये सिंडिकेट के अंडर में रह के काम करती थी, तो अब खुल के काम नहीं कर पा रही थी। यानी इनकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी किस पर हो गई थी? उन्हीं लोगों पर, उन्हीं नेताओं पर। तब इंदिरा जी ने फिर यहाँ पर शुरुआत की थी कि ऐसे काम नहीं चलना है, हमें तो अपना प्रभाव दिखाना है। कैसे दिखाया जाए? तो दिखाने के लिए बोला हम जनता हितैषी योजनाएं चलाते हैं जो लोगों को पसंद आए, गरीबी हटाओ। तो उसी दौर में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि ये ऑर्डिनेंस के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था। इसके लिए अध्यादेश आपको पता है कब जारी किया जाता है? जब संसद की मीटिंग नहीं होती, बैठक नहीं होती है, तब ऑर्डिनेंस जारी करते हैं ना। अब संसद की बैठक 2 दिन बाद बुलाई जानी है और 2 दिन पहले ही ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। तो ऐसी भी क्या? इसलिए जिससे कि प्रचार मिलता कि देखो इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, राइट। तो ये पहला राष्ट्रीयकरण था जिसमें 50 करोड़ रुपए ग्रॉस कैपिटल, यानी उन वे बैंक जिनके पास मिनिमम डिपॉजिट इतना हो, वो सब अब किसके हो जाएंगे? राष्ट्र के। कहा क्या गया कि तेज आर्थिक विकास के लिए, फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज एट सिटीजन्स, नागरिकों को बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए। उस समय कितने बैंक थे? तो ऐसे बैंकों की संख्या 14 बैंक थी जिनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है, राइट। अगला, अब ये 14 बैंक नाम कोई काम के नहीं है। हाँ, अगर आप बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम देते हो तो आपसे वो हो सकता है उस पर्टिकुलर बैंक के बारे में पूछ ले, तो इसलिए इनका कोई मीनिंग नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूको बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी बार फिर राष्ट्रीयकरण होता है बैंकों का, सेकेंड टाइम। पहला 69 में हो चुका है, अब दूसरा कराया गया 15 अप्रैल 1980 को। और इस समय कंडीशन क्या थी? वे बैंक जिनके पास मिनिमम कैपिटल कितनी हो, 200 करोड़ हो, तो वो राष्ट्रीयकृत हो जाएंगे। और ऐसे बैंक 6 निकले थे, ठीक, सेकेंड टाइम। कौन कौन से थे ये एक बार चाहो तो याद रख सकते हो, जैसे आंध्रा बैंक था, पंजाब एंड सिंध बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अब ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, पहले दौर में 14 बैंक, दूसरे दौर में 6 बैंक, तो टोटल राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए 20। फिर इन्हीं में क्या हुआ था, 93 में पीएनबी में न्यू बैंक ऑफ इंडिया मिल गया, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की घटकर संख्या हो गई 19। अभी इनकी संख्या और घट गई, आपस में कई सारे बैंक मिल गए, तो वो आपको अपडेट करना है, मैं करा दूंगा। अरुण जेटली दिवंगत जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आगे सरकार की योजना है कि हम सिर्फ 3-4 बैंक ही रखेंगे पब्लिक सेक्टर, अन्य बैंक उनको मर्ज कर देंगे। उसी योजना पर काम होना शुरू हुआ, धीरे धीरे आज पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या घटते हुए कम होती जा रही है, राइट। तो अब पब्लिक सेक्टर बैंक जो आगे बचे उनको भी अभी अपडेट करा देता हूं मैं। बट मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर
मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये बताओ भारत में बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग क्षेत्र में पहला राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ, तब तक आप इसका आंसर दो कमेंट में। और तब तक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लें। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड मुकेश लाइव या मुकेश कटारे यूज कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले पाते हैं। मेरी यहाँ पर जो क्लासेस हैं पेपर 4 एथिक्स शाम को 4 बजे रहती है। यहाँ कल से नया लेक्चर शुरू हो गया है 2020 मुख्य परीक्षा के लिए। उसकी हेडिंग क्या है? उसकी हेडिंग है इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। ये इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे होती है, 60 घंटे की ये क्लास है। इसके अलावा 12 जुलाई को पॉलिटी की क्लास शुरू हो जाएगी। राइट, अनअकैडमी मात्र 17 रुपये पर डे खर्च करने के बाद भारत के टॉप एजुकेटर की आप क्लास लाइव और अपने घर बैठ कर के पढ़ पाते हैं। EMI का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चैम्पियनशिप चल रही है MPPSC की चैम्पियनशिप, जिसका 5वां टेस्ट है जो 12 जुलाई को होना है। उसका आप एनरोलमेंट करा लें। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राइट, और अनअकैडमी 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक के स्लॉट में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन रहते हैं। यहाँ जब पेमेंट करते हैं तो यहाँ रेफरल कोड टाइप करना होता है, मुकेश लाइव या मुकेश कटारे। 10% इससे डिस्काउंट मिल जाता है। तो जल्दी से इसे ज्वाइन करो जिससे कि आप सिस्टमेटिक पढ़ पाते हो। मैं कैसे पढ़ाता हूँ तो मुझे आप देख ही पा रहे हो कि किस ढंग से क्लास कंडक्ट कराता हूँ। तो बैंकिंग क्षेत्र में पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ? एक तो RBI का भी राष्ट्रीयकरण होता है ना भारत में 1949 में। अभी हमने SBI का राष्ट्रीयकरण पढ़ा था 1955 में। और दूसरी तरफ हम क्या पढ़ते हैं कि बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण, प्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। तो ये जो पहले हुए थे 1949 वाला या ये जो 1955 वाला, ये क्या थे? ये राष्ट्रीयकरण नहीं थे क्या? देखो, RBI के संदर्भ में बात करें तो RBI का नेशनलाइजेशन जब किया गया तो टेक्निकली अब RBI बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक की डेफिनेशन है लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट करें, पैसे जमा करें, विड्रॉल कर सकें। क्या हमारा अकाउंट RBI में होता है? नहीं होता है। ये तो सरकार के बैंकों के बैंकर के रूप में काम करता है। तो टेक्निकली अब ये बैंक नहीं है, इसलिए बैंकों का पहला नेशनलाइजेशन काउंट नहीं होता है। SBI के बारे में क्या बात, उसको क्यों नहीं काउंट करते? तो SBI के बारे में आपको अभी बताया था कि इसका पार्शियल, आंशिक राष्ट्रीयकरण हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए इसको भी हम पहला राष्ट्रीयकरण नहीं कहते हैं। तो ये क्लियर रखने वाली बात। आगे कल करूंगा मैं आपको कल के लेक्चर में अपडेट कि कितने बैंक पब्लिक सेक्टर बचे हुए हैं, फिर कोऑपरेटिव बैंक, इसी में RRBs के बारे में, फिर RBI के बारे में, फंक्शंस उनके, ये सब चीज़ें कल के लेक्चर में। सो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट करके छोड़ दें, मैं नेक्स्ट सेशन में उसका रिप्लाई निश्चित ही करूँगा। गुड लक, थैंक यू।